नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम प्रबोध में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको रूबरू कराते हैं देश की प्रदेश की जानी-मानी हस्ती से। इसी कड़ी में आज के हमारे मेहमान हैं जीवन एस रजक। हम बात करेंगे उनसे उनके संघर्ष के दिनों की। हम जानेंगे उनसे किस तरह से उन्होंने एक छोटे से कस्बे से निकल के, छोटे से गाँव से निकलकर, एक कबीलू के घर से निकलकर, जहाँ ना बिजली था ना पानी था, वहाँ से निकलकर आज एक अपना मुकाम हासिल किया है संयुक्त कलेक्टर के रूप में। और हम उनसे बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, किस तरह से, कितनी परेशानियों से, किस तरह से उनके परिवार ने उनका साथ दिया उनकी पढ़ाई लिखाई में। तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। डॉक्टर जीवन, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। जब हमारे सामने गेस्ट बैठते हैं तो हमारे पास लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, लेकिन मेरे पास इतनी चौड़ी लंबी लिस्ट है आपकी कि मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि आपका पूरा जीवन संघर्ष से ही मैं कहूँगा, क्योंकि जिस परिवेश से निकल कर आप आए हैं, जिस छोटे से कस्बे से निकल कर आप आए हैं और धीरे धीरे करके आप स्ट्रगल करते गए, सब कुछ होता गया। और सबसे बड़ी बात तो माता पिता को मैं चाहूँगा कि उनको आभार, और शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, कि जिन्होंने आपको हर कदम पर उन्होंने आपका साथ दिया। मुझे लगता है कि मेरा संघर्ष तो इतना नहीं है, मेरा संघर्ष है ही नहीं बेसिकली। ये संघर्ष मेरे पेरेंट्स का है और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आज मैं आऊँ। मेरा काम बस, मैंने इतना संघर्ष कह सकते हैं या आप उसे मेरी मेहनत कह सकते हैं कि मुझे मैंने जो भी किया, मेहनत से किया, ईमानदारी से किया। पढ़ाई की तो मेहनत से की, ईमानदारी से की। उसका परिणाम ये है कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। बाकी जो भी संघर्ष है वो मेरे पेरेंट्स का है। उन्होंने बेइंतहा संघर्ष किया है। बहुत संघर्ष किया। और सबसे बड़ी बात तो क्या होता है साहब कि बच्चों में वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो पाता, है ना, और कि वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, वो किस हद तक कर पाएंगे। लेकिन उस नहीं, मुझे जो मैं समझा अपने जीवन से कि अगर माता-पिता का अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि हमारा बच्चा कर लेगा। आजकल के मदर-फादर कर नहीं पाते, पेरेंट्स कर नहीं पाते। मैंने देखा है, अच्छे-अच्छे बड़े लोगों को देखा है कि वो अपने बच्चों पर भरोसा नहीं कर पाते। आपने साइंस के स्टूडेंट रहे, टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, फिर उसके बाद आपने फिर ये संस्कृत में और हिंदी साहित्य और लेखन और कविता। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं नौकरी में आया तो मैं प्लेन ग्रेजुएट था, प्लेन साइंस ग्रेजुएट। मुझे लगा कुछ अधूरा-सा है। बॉटनी में मेरी बड़ी रुचि थी कि मैं बॉटनी से पढ़ाई करूँ, मतलब वनस्पति विज्ञान में बड़ा रुचि था मेरा। मुझे लगा कुछ अधूरा-सा है। फिर मैंने पीजी किया, नौकरी में रहते हुए मैंने विधिवत शासन से अनुमति लेके पीजी किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी किया, फिर मैंने फिलॉसफी में पीजी किया। एक्चुअली मुझे एग्ज़ाम देने का, पढ़ाई करने का शौक है, ये मान लीजिए आप। फिर मैंने नेट क्वालीफाई किया। फिर मैंने कहा यार, पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा या तो डॉक्टर बने या कलेक्टर बने। उनकी इच्छा यही थी कि या तो डॉक्टर बने या कलेक्टर बने। जिसमें टर लगाओ। टर लगा। हाँ। तो मैं डॉक्टर बन नहीं पाया। फिर मैंने कहा नहीं, मैं नाम में डॉक्टर ज़रूर लगाऊँगा। फिर मैं पीएचडी किया। फिर पढ़ता रहा, पीएचडी मेरा हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर मैं हिंदी से पीजी किया, संस्कृत से पीजी किया, बॉटनी से पीजी किया, पब्लिक उसमें एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में मेरा पीजी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मेरा पीजी है। तो एक शौक है पढ़ने का। देखिए, आप जो भी पढ़ते हैं, उससे कुछ ना कुछ आपको नॉलेज ही मिलता है, जो आपके व्यावहारिक जीवन में भी, आपके प्रशासनिक जीवन में भी और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आपको काम आता है। सर, शिक्षा को लोग अब निकल के अपन उस सेगमेंट में आते हैं जिसमें कि आपको लेके आने वाली पीढ़ी कुछ सीखे। तो अगर शिक्षा को लेके अगर लोग केवल करियर मानते हैं या इसलिए मानते हैं कि यार एक डिग्री हो जाएगी, शादी-ब्याह भी ढंग से ठीक-ठाक से हो जाएगा, या फिर सरकार की किसी योजना का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि नौकरियां तो मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं, शिक्षा को किस तरह से लेना चाहिए? नहीं, देखिए, शिक्षा का आज भी हमारे समाज में हम देखें, शिक्षा का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो निश्चित रूप से आजीविका है। आदमी पढ़ता है तो भाई नौकरी लग जाएगी या हम किसी तरह का व्यापार कर लेंगे। प्राथमिक ऑब्जेक्ट निसंदेह आजीविका चलाना है, एक आम भारतीय समाज के परिवेश के लिए। लेकिन शिक्षा केवल वहीं तक सीमित नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य केवल वहीं तक सीमित नहीं है। शिक्षा से जो हमें मिलता है, जो ज्ञान हमें मिलता है या जो हमारा दिमाग ब्रॉड होता है उससे, वो हमारे व्यावहारिक जीवन में एक मनुष्य के रूप में समाज में जीवन यात्रा पूरी करने के लिए बहुत उपयोगी है।
एक मनुष्य के रूप में जीवन यात्रा करने के रूप में उपयोगी है वो। तो केवल हम उसको रोजगार से ना जोड़ें, केवल आजीविका से ना जोड़ें, वो एक उसका पहलू है, निश्चित रूप से पहलू है, लेकिन उसका बहुत दूसरे पहलू हैं जो हमें मनुष्य बनाते हैं और अच्छा मनुष्य बनाते हैं। जहाँ आपका सिलसिला शुरू हुआ पढ़ाई का, जो थम ही नहीं रहा था, फिर उसके बाद आपने पिता की मंशा के अनुसार आपने अपने पीछे एक डॉक्टरेट लगाने के लिए पीएचडी भी की और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना, लोक प्रशासन। वो उसमें क्या विषय था आपका? तो लोक प्रशासन में मैंने पीजी किया, तो उसी मैंने पीएचडी किया। पीएचडी में मेरा विषय जो था भारत पे करप्शन के ऊपर मेरा विषय था। टॉपिक जो मेरा करप्शन के ऊपर था। तो उसमें मैंने रिसर्च किया कि भाई क्या कारण है भारत में करप्शन के और उनका कैसे निदान किया जा सकता है। इसी संदर्भ में मेरा शोध कार्य मैंने किया था उसमें। इतने सारे विभागों में आपका चयन हुआ और आपने जॉब भी किया, जैसे आप सहायक विक्रय निरीक्षक भी रहे, उप आबकारी निरीक्षक भी रहे, डिप्टी रेंजर भी रहे, फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी आपका शायद चयन हो गया नहीं, था। फॉरेस्ट गार्ड के लिए नहीं हुआ था। हाँ। वो फॉरेस्ट में असिस्टेंट कंजर्वेटर का एक पोस्ट होती है, सेकंड क्लास पोस्ट है, उसके लिए मेरा चयन अच्छा हुआ। अच्छा। तो ये क्या था सर, उसका बताइए ना, किस तरह से आपने चेंज करना पड़ा, क्यों करना मैं पड़ा? आपको बताता हूँ। जब मैं एमबीबीएस छोड़ा, तो उस समय पीएससी एग्जाम नहीं हो रहा था। फिर कुछ 2003 में कुछ सीधी भर्तियां निकली। उसमें मैंने आवेदन किया, तो मेरा एक फूड सेफ्टी ऑफिसर की एक पोस्ट होती है फूड एंड ड्रग में, उस समय फूड इंस्पेक्टर हुआ करती थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और उस साल मेरा काफ़ी सिलेक्शन हुए, 5-6 मंडी इंस्पेक्टर में भी हुआ और रेलवे में भी हुआ, पुलिस में भी हुआ, ऑडिट में भी हुआ, बहुत सारे सिलेक्शन हुए। तो मैंने फूड इंस्पेक्टर को ज्वाइन कर लिया। फिर 2005 में पहली बार मैं पीएससी एग्जाम में बैठा, उसमें मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी फूड में नौकरी कर रहा था। फिर लगातार सेल टैक्स इंस्पेक्टर में हुआ, फिर फॉरेस्ट रेंजर में हुआ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में हुआ, डीवाईएसपी में हुआ मेरा सिलेक्शन। कमर्शियल टैक्स ऑफिसर फिर बना 2011 में। फिर मैंने कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की पोस्ट मैंने ज्वाइन कर ली और उसके बाद फिर 2013 में मेरा डीवाईएसपी में सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह सब कुछ मिला-जुला के ये मेरी 15वीं सरकारी नौकरी है। 14 मैंने छोड़ दिया, जिसमें 3 मैंने ज्वाइन किया। फूड इंस्पेक्टर को मैंने ज्वाइन किया, कमर्शियल टैक्स को और डिप्टी कलेक्टर को मैंने ज्वाइन किया, बाकी मैं छोड़ दिया। और इसी बात से जो स्टूडेंट्स हैं या जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, वो इंस्पायर मुझसे होते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोगों की मानसिकता है कि बिना कोचिंग के हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं और नौकरी के साथ भी कर सकते हैं। बस ये है कि मैं रोज़ पढ़ता हूँ, आज भी मैं रोज़ पढ़ता हूँ, तब भी रोज़। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आया तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। सर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें किस तरह की तैयारी होती है? अब ये थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और फिर उसके बाद इसी सिलसिले को आगे शुरू करेंगे।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका। सर, बहुत सारी किताबें आती हैं, कोचिंग आती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे न्यूज़पेपर भी आजकल 12-15 पेज का आता है, चैनलों का भरमार है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जब बच्चे फ्री टाइम में होते हैं, तो उन्हें वहाँ से स्टडी करनी चाहिए, कौन से अखबार पढ़ना चाहिए और अखबार में कौन सा कॉलम और कौन से पेज से शुरुआत करनी चाहिए, या न्यूज़ चैनल या टीवी कौन से वाले देखने चाहिए और कौन से डिबेट देखना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है, किताबों से बेहतर कुछ नहीं है, कोचिंग्स भी हैं बहुत सारे, लेकिन पढ़ाई का एक सबसे जो सही तरीका जो मैंने अडॉप्ट किया, आपके पास एक सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास लिटरेचर है, किताबें हैं, जो भी व्हाटएवर जो भी आपके पास है, उसके हिसाब से सिलेबस के हिसाब से उस किताब को पढ़ते जाओ, सबसे बेस्ट तरीका है, जो मैंने अप्लाई किया, बिना किसी लोड लेके, बिना कुछ, लेकिन हाँ, ये है कि आपको कमिटमेंट के साथ उसको करना पड़ेगा, कि भाई मेरा पूरा सिलेबस ये है, उस सिलेबस में जो-जो भी हो सकता है, वो मेरे पास पूरा लिटरेचर है उसका। रही बात समाचार पत्रों की, न्यूज़ चैनल्स की, तो सामान्य जब हम लोग पढ़ते थे तो संपादकीय जो कुछ-कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं, उनकी हम संपादकीय हम पढ़ते थे। आज भी वो अच्छे आते हैं, जो आपके माइंड को ब्रॉड करते हैं, जो आपको उपयोगी होता है एग्ज़ाम में जब आप परीक्षा देते हैं, तो वहाँ आपके उपयोगी होता है वो लिखने के लिए। तो संपादकीय सबसे बेस्ट है, हम लोग भी वही पढ़ते थे, तो आज भी शायद वही लोग पढ़ते हैं। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो जो मेरी समझ है कि एक संसद टीवी और संसद समाचार जो होते हैं अपने राज्यसभा और लोकसभा के, हाँ, हाँ। अगर वो टीवी भी देखा निश्चित जाए, रूप से वो जिस तरह का उसमें का कंटेंट आता है, वो सामान्यतः सिलेबस में भी वैसी चीज़ें होती हैं। इस तरह की चीज़ें जो आपको इंस्पायर करें, जो आपको कुछ डिबेट्स जो आपको विषय वस्तु के बारे में आपको दिमाग को ब्रॉड करें, उस तरह की चीज़ें देखना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी। और बल्कि मैं भी ये कहूंगा कि दूरदर्शन भी देखना चाहिए, हाँ। क्योंकि दूरदर्शन पे देखिए आपको लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आपसे सीख भी रहे होंगे। वो बात अलग है कि दूरदर्शन में भी दूरदर्शन, अच्छे-अच्छे कार्यक्रम आते हैं, दूरदर्शन में भी अच्छे कार्यक्रम आते हैं, उसका एक वो ग्रामीण भारत वाला कार्यक्रम आता है, ग्रामीण उसमें बता दूँ बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मैं भी देखता हूँ। और पहले तो अब तो बहुत सारा मीडियम हो गया है, पहले तो केवल दूरदर्शन ही हुआ करता था, जो हम लोग देखते थे बचपन में। जी सर, एक आपके उसमें मैंने जो रिज्यूम था, बायोडाटा था, उसमें गुड्स ट्रेन के आप गार्ड भी रहे। उसकी बड़ी एक कहानी है, आप हँसेंगे। मैंने कहा ना कि मैंने टीचर से लेके आईएएस तक का हर एग्ज़ाम दिया है। रेलवे का एग्ज़ाम था, जब वो मेरे उस समय का था, जब मैं नौकरी पे नहीं था, संघर्ष का समय था, तो मैंने उसमें एक पोस्ट होती है गुड्स गार्ड की, तो मैंने उसका फॉर्म भर दिया। एक एग्ज़ाम हुआ, मैं दे दिया, पास हो गया, उसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, फिर दूसरा एग्ज़ाम दिया, मैंने दे दिया, वो पास हो गया। पास हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया। अब जब सिलेक्शन हो गया, मैंने पता किया यार ये होता क्या है, करता क्या है? मैं क्या समझा था, एक्चुअली मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ और इंग्लिश मेरी आज भी कमज़ोर है। उस समय मेरा था गुड्स, मतलब मुझे ऐसा लगा कोई अच्छा गार्ड होता होगा। फिर मेरे एक परिचित कहीं रेलवे में थे, उनसे मैंने पूछा कि यार ये होता क्या भाई गुड्स गार्ड? उन्होंने कहा कि ये वो जो मालगाड़ी के पीछे नहीं खड़ा होता, झंडी दिखाता है गार्ड, दैट इज़ गुड्स गार्ड। अरे मैंने कहा मैं नहीं करूँगा भाई, कहाँ उसमें बैठा रहूँगा। तब मुझे पता चला कि गुड्स गार्ड को हिंदी में माल गार्ड कहते हैं। हालाँकि अच्छी है, मतलब पोस्ट भी अच्छी है, तनख्वाह भी उसकी अच्छी थी। मैं कहा लेकिन नहीं, मैं नहीं करूँगा, कहाँ गाड़ी के पीछे खड़ा रहूँगा। मैंने तरुण जी जीवन में आज तक मैंने जो चाहा, ईश्वर की कृपा से मैंने वो हासिल किया। सर, आप प्रशासनिक सेवा में बहुत सालों से हैं, तो प्रशासनिक सेवा में रहते हुए मानवीय जो संवेदना है, उसको बनाए रखना आज की तारीख में, आज के शेड्यूल में कितना मुझे ये लगता है कि देखिए, हम प्रशासनिक अधिकारी हों, हम राइटर हों या आपकी तरह पत्रकार हों, व्यवसायी हो, व्हाटएवर जो भी हों, लेकिन सबसे पहले तो हम इंसान हैं ना, सबसे पहले तो मनुष्य है ना। और संवेदना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। अगर उसके अंदर संवेदना नहीं है, करुणा नहीं है मनुष्य के भीतर, तो वो मनुष्य है ही नहीं। तो बहुत सारे प्राणी हैं इसमें, 80 लाख प्रजातियां हैं प्राणियों की, तो हो सकता है वो, अगर आपके भीतर संवेदना नहीं है तो। प्रशासन में की अगर हम बात करें तो संवेदनशीलता प्रशासन का सबसे बड़ा अंग है। लोग नहीं समझते, लोग, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने हमें अधिकारी लिखते हैं कि फलाने अधिकारी अधिकारी जोड़ दे, लेकिन वो हमारे मतलब एक मोटिवेशन के लिए जोड़ रखा। बेसिकली तो हम लोग सेवक है ना, पब्लिक सर्वेंट है ना बेसिकली तो हमें सरकार क्यों तनख्वाह देती है, सरकार हमें क्यों अपॉइंट करती है? जनता की सेवा के लिए, जनता के काम के लिए। और जनता का काम कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बेहतर ढंग से तभी कर सकता है जब वो उसके अंदर उस व्यक्ति के प्रति जो परेशान है, जो दुखी है, उसके प्रति उसके मन में संवेदना होगी, करुणा होगी, तभी वो उसकी समस्याओं का निदान करने के लिए तत्पर होगा। तो संवेदनशीलता प्रशासन का सबसे अनिवार्य गुण है और वो बहुत ज़रूरी भी है। और अगर जो लोग ऐसा नहीं करते हैं,
तो वो अच्छे प्रशासक मैं नहीं मानूंगा कि वे अच्छे प्रशासक हो सकते हैं। सर, अब आपके वर्तमान विभाग पे आ रहे हैं। वर्तमान जिम्मेदारी की अगर बात करें, आप ओएसडी हैं माननीय मंत्री जी के, जिनके पास पर्यटन और संस्कृति दोनों विभाग हैं। दोनों विभागों का जो कोऑर्डिनेशन होता है, संयोजन होता है, ये कितना जरूरी हो सकता है या होता होगा पर्यटन को अपने प्रदेश में लाने के लिए और अपने को एक नया स्थान दिलाने के लिए भोपाल और पूर्व प्रदेश को? काफ़ी जगह अलग-अलग विभागों में मेरी पोस्टिंग रही। सरकार ने मेरी माननीय मंत्री जी के यहाँ एज़ ए विशेष सहायक मेरी पोस्टिंग कर दी, तो मैं मंत्री जी के यहाँ रहा। मध्य प्रदेश की संस्कृति को बड़े करीब से समझने की मैंने कोशिश, बड़े करीब से मैं संस्कृति को समझा। मुझे लगता है हमारे प्रदेश में जितनी डाइवर्सिफ़ाई संस्कृति है और जितनी समृद्ध संस्कृति है, वो शायद ही देश के किसी दूसरे प्रदेश में होगी। सब में एक जैसी होगी, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी डाइवर्सिफ़ाई संस्कृति है। बुंदेलखंड की अलग संस्कृति है, निमाड़ की अलग है, मालवा की अलग है, महाकौशल की अलग है, ट्राइब्स की अलग है, ट्राइब्स की ट्राइबल्स की अलग है। अलग है। सबकी मतलब ट्राइबल की इतनी समृद्ध संस्कृति हमारे यहाँ है, जो पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि वैश्विक पटल पे अपनी पहचान रखती है। मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति। संस्कृति और पर्यटन दोनों जो मैं समझा कि एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। पर्यटक आएगा तो वो केवल नदी तालाब नदी देखने नहीं तालाब आए। देखने या हेरिटेज देखने नहीं आएगा, वो हमारे अमूर्त जो पर्यटन है, जिसे हम संस्कृति कह सकते हैं, वो देखने भी आएगा, हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी देखने आएगा। तो वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए पार्ट हैं और दोनों में हमारा मध्य प्रदेश बड़ा ही समृद्धशाली प्रदेश है। हमारे यहाँ पर्यटन को हम देखें, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, लेपर्ड हैं, अब तो हमारा एकमात्र स्टेट है जिनके पास चीता भी हैं और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हेरिटेज हैं। वर्ल्ड हेरिटेज हमारे यहाँ 3 है, ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ 2 हैं, 4 देवी शक्तिपीठ है हमारे यहाँ, 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, चौथा हमारा ओरछा अगले साल होने वाला है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में है पूरे देश में। पूरे वैश्विक पटल पे सबसे अच्छा मैं उसे मान सकता हूँ। यहाँ की प्राकृतिक विविधता आप देख लो, भयंकर बहुत अच्छी। हम आज जहाँ बैठे हैं आप देखिए ना, शहर से लगा हुआ आपका जगह है। आप कोई कह सकता है कि ये शहर से लगा हुआ पार्ट है? हम तहसील हुजूर में बैठे हुए हैं। मैं शहरी पार्ट है ये। जी, जी। और आप ये देखिए कि खासतौर पे अगर 70% हमारे यहाँ वन क्षेत्र है पूरे उसमें, और भोपाल से लगा हुआ, भोपाल में हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे टाइगर हमारे आस-पास समर्दा के में लोग भी आ रहे हैं और केरवा में भी आ रहे हैं। सर, फिर भी अगर बात की जाए पर्यटन की, लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं, कश्मीर चले जाते हैं, अंडमान निकोबार चले जाते हैं, समुंदर की तरफ चले जाते हैं। आपने बताया हमारा बहुत सारा है, तो शायद अपन कह सकते हैं कि जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी चाहे एयर कनेक्टिविटी हो या रोड कनेक्टिविटी हो, उसकी वजह से हम शायद कहीं पर्यटन नहीं, हमारे ऐसा यहाँ। नहीं है, मुझे लगता है ऐसा नहीं। देखिए क्या होता है, वो पर्यटक के मनोविज्ञान पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पर्यटन के साथ-साथ तीर्थाटन भी है। जैसे हम पर्यटन कहते हैं, वो हमारा तीर्थाटन भी है। हाँ, हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग हैं। सबसे ज़्यादा फुटफॉल हमारे यहाँ जो होता है पर्यटन में, वो महाकाल में होता है। महाकाल बहुत बड़ा मतलब वैश्विक स्थान है महाकाल। अभी हम ओमकारेश्वर में एकात्म धाम बना रहे हैं। भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जो आने वाले समय में पूरे वैश्विक पटल पे अद्वैत वेदांत का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला है। एक स्पिरिचुअल केंद्र बनने वाला है। तो और मैंने आपने कहा कि भई कोई जंगल में जाता है, उसको जिसने जंगल नहीं देखा वो जंगल में जाएगा। जैसे मैं हूँ, मैं जंगल में पैदा हुआ, जंगल में मेरा घर है, जंगल में मेरी खेती-बाड़ी है, तो मुझे ज़्यादा प्रेम नेचर से नहीं होगा, मुझे हेरिटेज से प्रेम है, तो मैं हेरिटेज देखने जाता हूँ। जो आदमी शहर में, आप शहर में, आपने गाँव नहीं तो आप गाँव में जाएँगे, ठीक है? किसी को वाटर बॉडी से प्रेम है, तो वो वहाँ जाएगा। तो हमारे यहाँ लेकिन सब कुछ है और ऐसा भी नहीं, हमारे यहाँ लगातार टूरिस्ट बढ़ रहा है। मतलब आप मान के चलिए, जो आंकड़े में देख रहा था पिछली बार, हमारे पिछले ईयर में लगभग 14 करोड़ से अधिक पर्यटक मध्य प्रदेश में आए। उसमें तीर्थाटन भी शामिल है और पर्यटन भी शामिल। मैं तीर्थाटन इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही समृद्ध प्रदेश है। तो इसलिए मैं तीर्थाटन का शब्द भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर, आपने खूब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, कोई नौकरी नहीं छोड़ी, भगवान की कृपा से सारी आपको मिल गई, पिता के आशीर्वाद से मैं ये कहूँगा, उनके संघर्ष और उनके आशीर्वाद से, उनकी मंशा आज से। मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ और 80% जो मुझ में गुण है वो उन्हीं के हैं। बिल्कुल। सर, लेकिन ये जो काव्य की जो कृतियां हैं, जिसमें आपने बहुत सारी जो लिखी हैं, एहसास, अंतर्मन, ये सब किस वजह से? मेरा शौक है, मुझे लिखने का। मैं आपको बताऊं तो जी, मुझे बचपन से लिखने का शौक है।
जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, छोटे-छोटे कॉलम दैनिक भास्कर में या दूसरे समाचार पत्रों में कविताएँ कुछ-कुछ छोटे-छोटे कॉलम में लिखता था। शौक है लिखने का मुझे, कविता लिखने का शौक है और वो बचपन से है, अभी से नहीं बचपन से है। इश्क-विश्क तो नहीं हो गया था आपको कि कहीं आपने गज़ल और मैं कवि गज़ल नहीं लिखता, अच्छा, गज़ल नहीं लिखता, मैं कविता लिखता हूँ। कविताएँ लिख रहे हैं। देखिए वो तो ऐसा नहीं है कि लोग ये मानते हैं कि आदमी को इश्क होता है तभी वो कवि बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बचपन से लिखता हूँ और विभिन्न विषयों पे लिखता हूँ। आपकी पूरी जो यात्रा रही संघर्ष की और जॉब की ने पापा की सबकी, उसका निचोड़ एक छोटी-सी फ़िल्म में आया है। वो फ़िल्म मैंने भी देखी है और किस तरह के आपके पास आपको उसको देखने के बाद और परिवार में दूसरे लोगों ने भी ये देखी, किस तरह के रिव्यूज़ आपको सुनने को मिले या देखने को मिले? उ एक्चुअली मेरी किसी जब आदमी किताब पब्लिश होती है तो उसके पीछे उसका एक कवि का एक बायोडाटा भी होता है। हाँ। किसी ने पढ़ा, फिर मुंबई के किसी डायरेक्टर ने मुझसे संपर्क किया, बात किया, उसे नंबर भी रहता है, कवि का परिचय रहता है तो। बोले यार इस पे हम फ़िल्म बनाना चाहते हैं, आप इसकी स्क्रिप्ट लिख दीजिए। न तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने लिख दिया स्क्रिप्ट। निश्चित रूप से जिन लोगों ने देखी और मैं बताऊँ मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोग इतना जाने कि इस गाँव में एक आदमी रहता था, उसने अपने बेटे को अपने मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया। ये उसका मूल उद्देश्य, कोई कमर्शियल वो नहीं, उसका मूल उद्देश्य है। नाम कितना बढ़िया था त्वमेव सर्वम। हाँ, ये हमारी संस्कृति का मूल है, हाँ, हाँ। भारतीय संस्कृति का मूल है। हमने आपके जॉब के बारे में बात कर ली, संघर्ष की बात कर ली, कविता की बात कर ली। अब किताबों पे भी आपकी एक गीता के ऊपर भी एक बड़ी सुंदर सी आपकी किताब है। हाँ। उसको पूरे भागवत गीता और उसमें से आपने कौन-सा प्रसंग को आपने लेके आप आगे बढ़े हैं उसमें? नहीं एक्चुअली अभी मेरी जो नई किताब आई है वो श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर है और मैंने गीता के भावार्थ को पूरी गीता के भावार्थ को काव्य में लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म मानने वाले हर घर में आपको भगवत गीता मिलेगी, लेकिन वो कहाँ मिलेगी? पूजा घर में। हाँ। हम उसकी अगरबत्ती लगा के पूजा करते हैं और बाँध के रख देते हैं। वो बाँध के रखने का विषय नहीं है, पूजा करने का विषय नहीं है, पढ़ने का विषय है। लेकिन चूँकि संस्कृत में होने के कारण लोग उतना आने वाली पीढ़ी उसको नहीं पढ़ रही है, तो ये थोड़ा रोचक ढंग से मैंने पूरे भावार्थ को केवल अर्थ नहीं है, श्लोकों का अर्थ नहीं है, उसके भावार्थ को मैंने अपने भाषा में लिखा है। हिंदी काव्य में, भाषा में। हिंदी भाषा में तो उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसका गाया काव्य भी भी जा किया सकता है। हाँ। बहुत बढ़िया। और आने वाले समय में और कौन-सी किताब हम लोगों को पढ़ने को मिलेगी? अभी एक नई काव्य संग्रह मेरा न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से आ रहा है, शायद पब्लिश हो गया, अभी इसमें उसका विमोचन है, जी, जी। जो प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक वर्ल्ड फेयर लगता है उसमें। उसका शीर्षक है मैं मनुष्य होना चाहता हूँ। वो काव्य संग्रह है बेसिकली, वो आने वाला है। जी। एक उपन्यास पे भी एक काम चल रहा है और एक और किताब पे काम चल रहा है, हिंदुत्व के ऊपर एक किताब है, उस पे भी मेरा काम चल रहा है। अरे आने वाह! वाले समय में तो सर ये जो आप किताबें लिख रहे हैं, अगर एक आम जन को अगर अपन दूरदर्शन के माध्यम से सबको बताएँ कि अगर आप इस किताब को पढ़ें और ज्ञान प्राप्त करें, तो ये कहाँ से अपन को अब ये बुक स्टॉल पे भी मिल सकती हैं, ऑनलाइन भी हैं, अमेज़न पे भी हैं, फ्लिपकार्ट पे भी हैं। तो सर समय की अपनी सीमा है और मैं चाहूँगा कि जीवन सेवा और साधना को लेकर अगर आप 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए कहें जो प्रोग्राम देख रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि मनुष्य होना जो है वो ऊपर वाले की सौभाग्य है कि उसने हमें मनुष्य बनाया है। मनुष्य होने के नाते अपने भीतर मनुष्यता को बचाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी साधना है। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को यही कहूँगा कि वो अपने आत्म-मंथन करें, अपने आप से बातें करें और ये ज़रूर देख लें कि उनके अंदर मनुष्यता बची रहे, जो समाज के लिए, सृष्टि के लिए वो जितने उपयोगी हो सकते हैं, उतने उपयोगी बने रहें। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि हम आगे भी किसी न किसी नई किताब पे और नए विषय पर आपसे हम चर्चा करते रहेंगे और बीच-बीच में जो छोटी-छोटी सी क्लिप्स आपके गाँव की और आपके संघर्ष के टाइम की जो हम बीच में दिखा रहे हैं, लोगों ने देखी होंगी और सब इसका फ़ायदा उठाएँगे। कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाज़िर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।